ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग 12th क्लास हिंदी मीडियम का अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चे, वो अर्थशास्त्र में आलेख है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आलेख समझने से पहले हम लोग समझेंगे आकृति एवं आलेख का अर्थ। तो आकृति किसे कहते हैं? तो समान रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व, उसको क्या बोलते हैं? आकृति। जो भी आकृति होते हैं बच्चे, उसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी जानकारी कलेक्ट होती है उसको हम लोग क्या करेंगे? चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको हम लोग आकृति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो आकृति होता है वो कैसी जानकारी के लिए बनाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चे स्वयं स्पष्ट। ठीक है, जब जानकारी स्वयं स्पष्ट हो तो अब हम लोग क्या बनाते हैं? आकृति बनाते हैं। ओके, और जो स्वयं स्पष्ट जानकारी होता है बच्चे, उसको हम लोग असतत आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी जानकारी जो स्वयं स्पष्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे? असतत आवृत्ति। जैसे हम असतत आवृत्ति का एक उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कीमत रुपीज में 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, है ना। और यहाँ पे लिखा है मांग और इकाई। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर 1 रुपया कीमत है किसी वस्तु की तो उसका मांग है 100। जैसे ही उस वस्तु की कीमत 1 से बढ़कर 2 रुपया हो जाता है तो उस वस्तु की मांग 100 से घटकर 80 हो गया। उसी तरीके से जब 2 से बढ़कर 3 रुपया हुआ तो उसकी मांग 70 हो गया। तो हम इसलिए बोल सकते बच्चे कि ये जो जानकारी हमारे पास दिया हुआ है वो कैसी है? स्वयं स्पष्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर कीमत 2 रुपया है तो उसकी मांग कितने है, तो आप फटाफट बता देंगे सर 80 है। अगर 3 है वस्तु की कीमत तो उसकी मांग कितने है बच्चे? 70 है। तो आप ये जानकारी आप फटाफट बता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जानकारी दी है बच्चे वो कैसा है? स्वयं स्पष्ट है। और स्वयं स्पष्ट जो जानकारी होती है उसका हम क्या बनाते हैं? असतत आवृत्ति। ठीक है, एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये असतत आवृत्ति दिया हो तो उसका हम क्या बनाएंगे? तो हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे? आकृति बनाए करेंगे। ठीक है, आकृति बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है बच्चे आलेख। आलेख का डिफिनेशन समझेंगे कि जब जानकारी जो है बच्चे स्वयं स्पष्ट ना हो, ऐसी जानकारी जो स्वयं स्पष्ट ना हो उसका चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। ठीक है, ऐसी जानकारी जो स्वयं स्पष्ट ना हो उसको अगर हम चित्र द्वारा निरूपित करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आलेख कहेंगे। ठीक है, जो स्वयं स्पष्ट ना हो ऐसी जानकारी को हम सतत आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सतत आवृत्ति क्या है तो हम बता सकते हैं कि ऐसे आंकड़े जो स्वयं स्पष्ट ना हो उसे हम क्या कहेंगे? सतत आवृत्ति। ठीक है, तो जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो हम क्या बनाएंगे? आलेख। अगर असतत हो बच्चे तो उसका हम क्या बनाते हैं? आकृति। यहाँ पे हम देखेंगे कि सतत आवृत्ति वितरण का उदाहरण क्या है ना। सतत आवृत्ति वितरण किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे लिखा है पहला कॉलम है आय का वर्ग और दूसरा कॉलम है लोगों की संख्या। यहाँ पे लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिसकी आय 10,000 से 20,000 है, ऐसे लोगों की संख्या कितना है? 500। ऐसे लोग जिसकी आमदनी 20,000 से 30,000 हो, ऐसे लोगों की संख्या 300 है। ऐसे व्यक्ति जिसकी आय 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, ऐसे लोगों की संख्या कितना है बच्चे? 100 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे व्यक्ति की आय जिसकी 25,000 हो, ऐसे लोगों की संख्या कितना होगा, तो आप बताने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और सही आंसर भी आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि 25,000 जो है बच्चे 20,000 से 30,000 के बीच में। अब 25,000 कमाने वाले लोग कितने होंगे वो 300 में से अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं? सतत आवृत्ति वितरण। ठीक है, और ऐसे जो जानकारी होते हैं बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं? स्वयं स्पष्ट ना हो। अब यहाँ पे स्वयं स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 15,000 आय वाले लोगों की संख्या कितना है तो आप नहीं बता सकते, लेकिन 10,000 से 20,000 के बीच में अगर पूछा जाए तो आप 500 बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का जो डायग्राम होता है बच्चे, है ना, या इस
टाइप का जो डेटा होता है जिसको हम सतत आवृत्ति बोलते हैं, इसका हमेशा हम क्या बनाएंगे, इसका हम आलेख बनाया करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे बच्चे, आलेख। आगे बढ़ते, नेक्स्ट आता है कि अर्थशास्त्र में आकृतियों एवं आलेखों का महत्व। ठीक है, अब मन में एक क्वेश्चन उठता है कि अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसके महत्व को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, यहाँ लिखा है कि समान रूप से कठिन, जो कठिन जानकारी होती है या थोड़ा अटपटा लगने वाले जो जानकारी होते हैं, उसका अध्ययन आकृति द्वारा क्या बनता है बच्चे, सरल बनता है। ठीक है, आसान हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई आंकड़े बहुत डिफिकल्ट है लेकिन उसी चीज को हम डायग्राम पे अगर बना दे तो थोड़ा इजी हो जाता है, और आलेख द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हम अधिक स्पष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को हम इजिली समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से आकृति अथवा आलेख में देखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 या 2 से 4 वर्ष के आंकड़े हो बच्चे, तो ऐसे वर्षों के हम क्या करेंगे, रुझानों को एक ही आलेख पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातें को समझने एवं समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वालों के समय एवं शक्ति की बचत होती। सही बात है, कई बार ऐसा होता है कि जो कठिन बातें होते हैं उनको समझाने या समझने के लिए अगर आप उसको आकृति या आलेख बना दिया जाए तो ऐसे चीजों को क्या होता है बच्चे, उसमें समय और शक्ति की बचत होती है। ठीक है, किसी को आंकड़े आप दे सकते हैं, जो कठिन बातें अगर समझाना है तो इजीली नहीं समझ सकते, लेकिन उसी चीज का आप डायग्राम बनाकर अगर बच्चे अगर किसी को दिखा देते तो आसानी से उस चीज को समझ सकता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाया बच्चे। ठीक है, उसका डेटा यहाँ पे इस प्रकार है। फर्स्ट टाइम एग्जाम है जो 50 मार्क्स का है, और यहाँ पे 2 क्लास है, क्लास 11th और क्लास 12। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 बच्चों का एग्जाम्पल लिया, करण है, रमन है, दीपक है और पार्थ है। करण जो था बच्चे, वो जब 11th में पढ़ा तो उसके फर्स्ट टर्म में एग्जाम में जो मार्क्स आए 40 आए। जब 12th में गया तो उसके कितने हो गए, 30। तो इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा था वो 11th में अच्छा था लेकिन 12th में जाके थोड़ा वीक है ना, मतलब उसके मार्क्स थोड़े कम हो गए। उसी तरीके से रमन का 11th में 35 मार्क्स है और 12th में कितने बच्चे, 20 मार्क्स है। तो यहाँ पर भी क्या है, रमन का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है यहाँ पे कंपेयर टू 11th। लेकिन दीपक और पार्थ जो है बच्चे, दोनों का परफॉर्मेंस देखिए, इसका 11th में 20 है और क्लास 12th में 35 है। इस पार्थ का 11th में 30 है और 12th में कितने हो गए, 40। तो इससे पता चलता है कि बच्चे का, ये 2 बच्चे जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये 2 बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है बच्चे। ठीक है, तो इसी चीज को हम डायग्राम पे कैसे समझेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम का यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जिसे करण का आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है बच्चे, ठीक है, ये क्लास 11th का है और ये जो डायग्राम है वो क्लास 12th का है। तो करण ने क्या किया, 11th में इसका देखो जो स्तंभ है वो बड़ा है, तो इसका मतलब 11th क्लास में उसने अच्छा मार्क्स लेकर आए जबकि 12th में कम लाए। तो ऐसे आप स्तंभ के थ्रू भी लोगों को हम समझा सकते हैं। तो जैसे आकृति बनाते हैं लोगों को समझने और समझाने में भी क्या होते हैं बच्चे, बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए आकृति का महत्व अर्थशास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा है। अर्थशास्त्र में अगर आलेख नहीं है बच्चे तो समझो कि कोई आंकड़े को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से रमन का आप देख सकते हैं 11th में उसका परफॉर्मेंस है, ये 12th का है। इससे पता चलता है 11th में ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसके स्तंभ बड़े हैं और ये छोटे हैं, इसका मतलब 12th में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते आगे। नेक्स्ट लिखा है बच्चे कि आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। जब हम आकृति आलेख बनाएंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें बच्चे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पहली बातें है वो है आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। जब हम आकृति और आलेख बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे मन में होना चाहिए कि हम जो आकृति बनाएंगे वो किस प्रकार का बनाएंगे, क्योंकि आकृति भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। किसी को स्तंभाकृति पसंद होता है, किसी को वृत्तांश आकृति पसंद होता है बच्चे, है ना, किसी को चित्राकृति पसंद होता है। तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि आप आकृति और आलेख में किस प्रकार का डायग्राम बनाने वाले हैं और जो आंकड़े उसके हिसाब से कौन सी आकृति आपको ज्यादा अधिक प्रभावशाली बना सकती है आपके आंकड़े को। तो सबसे पहले आकृति और आलेख बनाने के लिए हमें पसंदगी करनी पड़ती है आकृति और आलेख का। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पष्टता। स्पष्टता में क्या होता है बच्चे कि जब चित्र का प्रस्तुतिकरण
जब भी हम करेंगे तो सबसे पहली बात है कि जो आपका चित्र है, आलेख है, वो स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए। और उसमें जो आकृति हम बनाएंगे उसको अलग अलग रंग, अलग अलग शेड द्वारा आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही खास बात है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है निश्चित स्केल माप। निश्चित स्केल माप में क्या होता है कि जब आकृति और आलेख बनाएंगे तो स्केल माप तो लेना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना स्केल माप का आप आकृति और आलेख नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हम स्केल माप लेंगे वो चित्र के हिसाब से उचित आकार का बने ऐसा लेना है। बहुत बड़ा बन गया तो भी अच्छा नहीं है, और बहुत छोटा अगर आकृति बनता है बच्चे तो भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपको क्या है ना, ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, आप अपने आंकड़ों के हिसाब से आप स्केल माप निश्चित कर सकते हैं। चित्र आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट दर्शाइए। जब भी हम आलेख बनाएंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे क्या हमको दर्शाना है वो आपको दोनों जगह पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चे कि एक्स अक्ष पे आपने किस चीज को लिया है, वाई अक्ष पे क्या लिया है ना। अगर मान लो एक्स अक्ष पे हमने किसी वर्ष का उत्पादन लिया है, वाई अक्ष पे हमने समय को दिखाया, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट है सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। जो भी आप आकृति आलेख में जिस सांख्यिकी जानकारी का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उस आकृति आलेख की विश्वसनीयता बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सांख्यिकी जानकारी का स्रोत बताना बहुत जरूरी है कि आपने जो डेटा लिया है वो कहाँ से लिया है, वह कितना विश्वसनीय है। क्योंकि अगर सही डेटा का अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सांख्यिकी जानकारी गणना करने की रीति। जब भी हम सांख्यिकी जानकारी की गणना करेंगे बच्चे तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जो सांख्यिकी की मदद से हम उसको बना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखना है, और जब भी आकृति आलेख बनाएंगे तो ये सारे पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे बच्चे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है पहले चैप्टर का, ये जो फर्स्ट वीडियो बच्चे, इसके अंदर हमने इतना ही रखा है और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।